हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। क्या साइंस के पेपर से डर लग रहा है? अगर आपका आंसर हाँ आया तो प्यारे बच्चों नहीं डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपका लाइफ का आखिरी पेपर थोड़ी है। बस ये टर्म 1 एग्जाम का पेपर है क्लास 10th का, उसके बाद टर्म 2 भी है। अभी तक आपने जितना पढ़ा बस उसको आपको कल के पेपर में लिख कर आना, दैट्स सो सिंपल। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। प्यारे बच्चों, मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में क्या ऑब्जर्व किया है कि बच्चे को आता हुआ भी आंसर बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में गलत करके आ जाते हैं, या फिर बच्चे को दो कॉन्सेप्ट के बीच में डाउट होता है, वो सभी डाउट जो बच्चे कल करके आने वाले हैं, या फिर वो सभी एरर जो बच्चे अपने एग्जाम में कमिट करते हैं साइंस के पेपर में, वो मैं आपके साथ चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाला हूँ। यस, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो गारंटी एश्योर्ड आपका 3 to 7 मार्क्स जरूर एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि बच्चे ये आज जो मिस्टेक्स मैं आज बताऊंगा वो बच्चे रेगुलरली बार बार मैक्सिमम बच्चे वो मिस्टेक्स करके आ जाते हैं, बाद में घर आने के बाद पछताते हैं। इसलिए ये वीडियो मैंने सुपर डुपर इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए प्रिपेयर किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम कम है, कुछ घंटों का ही टाइम बचा हुआ है, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में ये वीडियो में शूट कर पाऊँ। प्यारे बच्चों, फटाफट मैं चलता हूँ सीधा चैप्टर नंबर 1 से कि बच्चे कहाँ का गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, देन आपका बायोलॉजी, देन फिजिक्स, सारा चैप्टर बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो हाई रखिए, क्योंकि ये वीडियो के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा अप होने वाला है, इसकी मेरी एश्योरिटी है। तो सीधा हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, बट उससे पहले फटाफट एक स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। 8400400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400400 का व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकेंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT, जेईई मेंस, एडवांस, नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। जो आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो क्या नाम है बताइए? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नेम याद है? ये सर जी हमें नेम याद है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आई होप आपने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज उसको फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बट फिलहाल बच्चे एरर कहाँ करेंगे कि सबसे पहला एरर जो मोस्ट कॉमन एरर है वो ये है कि स्टूडेंट राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रॉन्गली। यस, आप लोग जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो बच्चे गलत लिख देते हैं, और इसका करेक्शन क्या है कि आपको वैलेंसी एंड चार्ज याद होना चाहिए। सर जी एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि देखिए यहाँ पर Na+SS क्या है? सल्फर है, Na क्या सोडियम है। तो अगर ऐसा रिएक्शन आए कि कंप्लीट द रिएक्शन Na+S और ऐसे एक एरो है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यहाँ पर क्या होगा, NS हो जाएगा क्या, और या फिर Na2S4 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के लिए आपको चार्ज पता होना चाहिए। कैसे? क्यों, देखिए Na के ऊपर +1 चार्ज होता है और S के ऊपर -2 चार्ज होता है, और जब ये दोनों रिएक्ट करवाते हैं तो ये 2 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये +1 होगा तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा और S1 हो जाएगा, यानी Na2S हो जाएगा, यानी कि सोडियम ट्वाइस और S हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, चार्ज का यूज करना। तो यही एग्जाम्पल में साथ साथ एग्जाम्पल भी दूंगा कि बच्चे गलती कहाँ करेंगे। इसलिए आपको सभी जो आपका कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है उसका आपको चार्ज पता होना चाहिए, कम से कम जितना रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो सभी तो आपको पता होना चाहिए। ये बच्चे पहला एरर करते हैं।
अब देखिए दूसरा कि स्टूडेंट लीव द इक्वेशन अनबैलेंस। जी हाँ, ये तो कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने इक्वेशन को अनबैलेंस ही छोड़ देते हैं। अब देखिए आपको सीबीएसई कैसे कंफ्यूज कर सकता है कि आपको क्या दे दिया जाएगा कि आपको ए प्लस बी मिलकर आपका सी बन रहा है, जहां पर ए बी और सी कुछ देगा, जैसे कि एफ दे दिया, आयरन दे दिया, सल्फर दे दिया, आपका कुछ सोडियम दे दिया, कुछ भी दे सकता है। बट क्या बोलेगा, 4 ऑप्शन रहेगा कि आपको क्या बोला जाएगा कि आज सीबीएसई आपको कंफ्यूज करेगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए जैसा कि सीबीएसई आपको ये प्लस ये नहीं देगा, सीबीएसई मांग चलिए सीबीएसई आपको क्या कर दिया, लिख दिया सीबीएसई कि एन ए प्लस एस और ऐसे एरो छोड़ दिया और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन में क्या दे देगा, एन ए प्लस एस, फिर ये हमारा क्या दे रहा है, Na2S, फिर दे देगा 2Na प्लस एस, फिर ये हमारा दे रहा है Na2S। तो बच्चे क्या करेंगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देंगे, वो देखेंगे ही नहीं कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा बैलेंस इक्वेशन है, वो गलती से यहाँ पर बिना 2 वाला मार के आ जाएंगे और घर आएंगे तो उनका गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सीबीएसई अगर ऐसा आपको कंफ्यूज करेगा तो अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बैलेंस का ध्यान में रखिएगा। जो थर्ड कॉमन मिस्टेक जो बच्चा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में कमिट करता है वो ये है कि बच्चे को फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं पता होता, यानी कि कौन सा कंपाउंड लिक्विड है, कौन सा कंपाउंड गैस है। अगर मैं पूछूं कि O2 आपका क्या है, तो क्या ये लिक्विड है, डंडा पड़ेगा, O2 ऑक्सीजन गैस, नाम से क्लियर है। H2 क्या है, गैस है। आपका वाटर क्या है, गैस है, नहीं डंडा पड़ेगा, वाटर यार आप लोग पीते हैं ना, ये लिक्विड है। तो ये कॉमन चीज भी बच्चे को नहीं पता होता है, तो इस केस में ये फिजिकल स्टेट आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सीबीएसई क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। क्या बोला गया स्टेट के बारे में। अब देखिए 4 है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि चारों ऑप्शन में देखिए H2 प्लस O2 हमारा H2O बन रहा है, बट ऑप्शन में क्या अलग अलग है, कहीं लिक्विड है, कहीं गैस है, कहीं लिक्विड है, कहीं गैस है। तो यहाँ पर आपका जो मैंने मिस्टेक्स बताया, अगर बच्चे को पता ही नहीं होगा कौन गैस होता कौन लिक्विड होता तो बच्चे गलत कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, तो ये गैस होगा, तो ये तो भाई गलत हो गया, लिक्विड बता रहा है, ये अभी तीनों सही है। उसके बाद O2 क्या होता है, ये भी एक गैस होता है, तो हमारा ये जो लिक्विड है ये देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया। अब देखिए H2O ये गैस होता है क्या, नहीं, मैंने अभी बताया ये क्या होता है, लिक्विड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी H2 गैस, O2 गैस, H2O लिक्विड। कितना सिंपल है बताइए। तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, सीबीएसई इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है। नेक्स्ट फोर्थ वाला मिस्टेक जो बच्चे इस चैप्टर से करते हैं, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है जो बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको ऑक्सीडेशन पता है, हाँ यस सर जी ऑक्सीडेशन पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कुछ और भी इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो बोलेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, ये तो आपको पता है। बट मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सर जी वही तो होता है भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी गलत, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये दोनों अलग अलग है। प्लीज इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सीधा एग्जांपल से आपको बताता हूं, मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दिया, क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये ऑक्सीडेशन होता है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका ऑक्सीडेशन होता है, इसका उल्टा रिडक्शन होता है। और दोनों कोई रिएक्शन में होता है तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ध्यान रखिएगा कि वो सबस्टांस जो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल सीधा, Cu प्लस O2 मिलकर आपका दे रहा है CuO। देखिए इसको बैलेंस कर लीजिएगा, क्या होगा 2 ये हमारा बैलेंस हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाला रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो प्यारे बच्चों देखिए जो कॉपर है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, CuO बन जा रहा है। तो हाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले रिएक्शन में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, मैंने क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो आपका ऑक्सीडेशन में, वैसा सबस्टांस जो आपका ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। तो प्यारे बच्चों Cu से CuO बना, बट यहां पर जो Cu में जो O आ गया ये कहां से आया, ये हमारा O2
O2 से आया ना, आसमान से थोड़ी टपक जाएगा। तो O2 से हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन आया, इसलिए जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, O2 हो जाएगा। आई होप इसके बाद आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट में कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि वो सबस्टांस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है या फिर ऑक्सीजन को या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एंड उल्टा आपका किसमें हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। आई होप दोस्तों इसके बाद आप लोग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट लास्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन में। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका क्या आपका सॉल्यूशन है कि बच्चे लोग, आप लोग एनसीईआरटी का ये सभी रिएक्शन को ध्यान से देखिए। जैसे कि डीकम्पोजिशन, नाम से क्लियर है कि ए हमारा B+C में स्प्लिट होगा। कॉम्बिनेशन यानी कि दो चीज कंबाइन हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, A+B मिलके आपका C बनेगा। तो इस टाइप का टेक्निक है, आपको इस तरीके से याद रखना है। तो प्यारे बच्चों इस टाइप का मिस्टेक आप लोग ना कीजिएगा। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है, उसमें डेफिनेटली अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो समझिए वहां से 2-3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अब देखिए जो चैप्टर 2 है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, यहाँ पर ज्यादा कुछ बच्चे गलती नहीं करते। सबसे पहले तो ये पहला जो आपका एक्टिविटी पर्पज से है वो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एक्टिविटी वाला क्वेश्चन अभी नहीं आएगा। उसके बाद बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ पर भी आपका बैलेंसिंग द इक्वेशन आता है। तो जी ध्यान रखिएगा कि आपका चैप्टर 2 में आप लोग बैलेंस करने में गलत ना कीजिएगा, क्योंकि बैलेंस आप लोग ध्यान में रखिएगा। 4 ऑप्शन रहेगा, हो सकता है कि 2 ऑप्शन सही हो बट एक में गलत बैलेंस हो, एक में सही बैलेंस हो, प्लीज उसको ध्यान में रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें बहुत सारा मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे वैलेंसी को ध्यान में नहीं रखते हैं, बच्चे जो कंपाउंड का ना फॉर्मूला गलत लिख देते हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो H2S होता है, बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको HS लिख सकते हैं। तो वैलेंसी आपको पता होना चाहिए ना कि सल्फर के ऊपर -2 होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है नॉर्मली, तो ये क्या हो जाएगा, H2S होता है। आई होप ये आपको पता होगा। नेक्स्ट की मेटल एंड नॉन मेटल्स में भी बैलेंसिंग द इक्वेशन वाला क्वेश्चन बनता है, तो यस बैलेंसिंग वाला आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि एक मेटल का सीरीज होता है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, तो उसका सीरीज होता है। आई होप वो वाला आपने लर्न किया होगा, नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। नेक्स्ट बच्चे को डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स के बारे में नहीं पता। सबसे पहले मैं बता दूं कि डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि पानी का मात्रा ज्यादा होता है एसिड में। कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है, पानी बिल्कुल कम या फिर ना के बराबर होता है। प्योर एसिड टाइप आप लोग समझ सकते हैं, या फिर ज्यादा एसिड कम पानी रहता है। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज कहां हो सकते हैं, सीबीएसई बच्चे को फंसा कहां सकता है कि Cu+H2SO4 अगर हम लोग कॉपर के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड इन डाइल्यूट फॉर्म अगर लेते हैं तो रिएक्शन नहीं होता। यह ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ के गलती करवाया है बच्चों से। तो Cu के साथ अगर H2SO4 अगर कंसंट्रेटेड लेंगे, उसको हीट करेंगे तब हमारा रिएक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते, अगर क्वेश्चन आया तो फिर गलती करेंगे, आई नो। तो प्लीज ये वाला बात को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना उसको मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूं। उसका देखिए डायग्राम वोग्राम तो आपका आएगा नहीं। तो यही जो कॉमन मिस्टेक था मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग कहाँ चलते, सीधा बायोलॉजी वाले पार्ट में। और बायोलॉजी में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बच्चे को ये डिफरेंस पता नहीं होता है कि ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। तो ऑटोट्रॉप क्या होता है, जो फूड को प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक वंस। और हेटेरोट्रॉप क्या करता है, फूड को प्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट कि बच्चे को लगता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है एंड क्लोरोफिल है लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में, बायो का पार्ट में, वो दोनों सेम है, बट आंसर इज नो, वो दोनों सेम नहीं है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है देख लीजिए, इज एन ऑर्गेनिल दैट प्लांट्स यूज टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। यस, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना उसको जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम में यूज करता है। बट जो क्लोरोफिल होता है इज लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, यस जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। समझे बात को, क्या बात क्लियर है? यस सर जी बात क्लियर है, प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर एमसीक्यू आता है तो बच्चे फंस सकते हैं। उसी तरह स्टोमाटा एंड स्ट्रोमा में क्या डिफरेंस होता है, उसी तरह होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीज को क्या कीजिए, ये दोनों मैं वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, रीड कर लीजिए, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग जोन तो केमिस्ट्री है एंड फिजिक्स से प्यारे बच्चों बायोलॉजी वाला, ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कि बायोलॉजी हो अगर आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यस ध्यान रखिएगा, जो आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम से लेवल वाले क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे 100% गारंटी के साथ। तो यस डायग्राम विथ लेबलिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी की सब्जेक्ट में, प्लीज ये वाले बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज मोर प्रेशर इन वेंट्रिकल देन इन एट्रियम, बिकॉज थिकर वॉल्स इन वेंट्रिकल, कॉन्ट्राडिक्शन इज हायर, देयरफॉर प्रेशर इज हायर, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्या है कि एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। एरोबिक्स मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर, एनएरोबिक मतलब कि एयर का अब्सेंस, सो दैट्स क्लियर, ये तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंजेशन एंड डाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो इंजेशन नाम से क्लियर है, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, तो ये हमारा क्या होता है, इंजेशन एंड डाइजेशन का बीच में डिफरेंस होता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन, ये दोनों अलग अलग होता है। जो नेफ्रॉन होता है ना, ये एक फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, और उसके बाद जो न्यूरॉन होता है ये आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसपिरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, और ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यस ये बात का ध्यान रखिएगा, डिफरेंस है दोनों में, प्लीज 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 ये चीज को आप लोग अच्छे से दिमाग में स्टोर रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर, जहां से बच्चे मिस्टेक्स को कमिट करते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं कहां पर, ये हमारा बायोलॉजी था, अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स वाला, जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, वहां पर बच्चे क्या क्या गलती करेंगे, तो मैं फटाक से ना बता देता हूं। सबसे पहले सबसे कॉमन मिरर एंड लेंस फॉर्मूला, बच्चे गलती करते हैं प्लस और माइनस में। मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और लेंस फॉर्मूला में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। यस ध्यान रखिएगा, अगर 1/u माइनस 1/v कीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा, उल्टा नहीं करना है, पहले भी देन यू, ये बात को ध्यान में रखिएगा। मिरर में पॉजिटिव होता है और लेंस में आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। यस बच्चे गलती करते, ये कॉमन है। उसके बाद रे डायग्राम, फिलहाल आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में आ रहा है, तो रे डायग्राम तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ इमेज, यस आपका जो कॉनकेव मिरर है उसमें आपका वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब आपका फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा सारा यूनिट्स आप लोग, अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ये बात को ध्यान में रखिएगा, सारा यूनिट को सेम लेकर ही आपको सॉल्व करना है, अगर अलग अलग यूनिट में आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट डू नॉट राइट करेक्ट साइन ऑफ फोकल लेंथ। यस मैंने आपको थोड़ी देर पहले वाली वीडियो में बताया था क्या, कि फोकल लेंथ का साइन को कैसे याद रखना है, कनकेव यानी कि गुफा, तो कनकेव मिरर हो, कनकेव लेंस हो, गुफा मतलब गुफा होता है, गुफा से आपको डर लगता है, इसलिए कॉनकेव मिरर या फिर कॉनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स में क्या होगा भाई, ऑब्वियस बात है पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा होता है, तो प्लीज ये वाले चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, यूनिट ऑफ पावर एंड फोकल लेंथ। यस जो पावर का यूनिट है ना वो डायोप्टर आता है, बट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। तो ध्यान में क्या रखना आपका, कि जो f है ना ये आपका मीटर में होगा फोकल लेंथ, तभी आपका पावर है वो आपका डायोप्टर में निकल कर आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ को मीटर में लेना है, देन पावर डायोप्टर में आएगा। अदरवाइज अगर आप लोग फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं तो हमारा डायोप्टर नहीं होता है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा, यहां सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं।
नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह सबसे पहले यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के केस में वो होता है m - v/u होता है। बट जो लेंस के केस में m = v/u होता है। कैसे सर जी? जो मिरर में ना, याद रखने का तरीका, मिरर में आपका क्या होता है 1/f = 1/b + 1/u वहां पर पॉजिटिव होता है। बट मैग्निफिकेशन में मिरर में उल्टा होता है, यानी कि क्या हो जाएगा m = -b/u होता है। लेंस में क्या होता है 1/f = 1/b - 1/u होता है। बट लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है m = b/u, ना कि माइनस आता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज ना हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, अगर आपको दो पावर दिया गया है P1 + P2, या फिर आपका सपोज ऐसे दिया हुआ है, मैं और लेता हूँ और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ। अगर आपका दिया हुआ है f1 एंड f2, f1 दिया हुआ है, आपका f2 दिया हुआ है, आपको क्या बोला गया है दोनों का नेट फोकल लेंथ आपको निकालना है। तो बच्चे क्या करेंगे f नेट = f1 + f2 करेंगे, जो कि गलत है। कैसे गलत है सर जी? आप लोग कभी भी फोकल लेंथ को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, फोकल लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, हमेशा पावर को डायरेक्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं, चलेगा। बट फोकल लेंथ को ऐड करने के लिए 1/f = 1/f1 + 1/f2 होता है। ये मैंने अभी आपने फिजिक्स के 1 शॉट वाले वीडियो में करवाया था। प्लीज ये वाले चीज को आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद एक चीज और कि अगर आपका पावर, ध्यान रखिएगा, पावर नहीं, अगर आपका फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होता है, ये तो मैंने बता दिया ना, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है यानी कि पावर पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा, पावर पॉजिटिव मतलब कि फोकल लेंथ भी आपका पॉजिटिव होगा। तो अगर पावर या फिर फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव होता है तो उस केस में कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस होता है। पावर नेगेटिव या फिर फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो उस केस में जो आपका लेंस होगा वो डाइवर्जिंग लेंस होगा, यानी क्या हो जाएगा, केव लेंस। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ये वीडियो आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई वाला, वहां वो देखिए पहले तो ह्यूमन आई का डायग्राम आता था, बट वो अब आएगा नहीं। प्रिज्म से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, यस, एंगल ऑफ प्रिज्म से या फिर प्रिज्म से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लीज प्रिज्म को आप लोग ध्यान से रीड कीजिएगा, बच्चे फंसते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये सभी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज इसको आप लोग ध्यान से रीड कीजिएगा, प्रिज्म से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। उसके बाद देखिए डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग में डिफरेंस होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो व्हाइट लाइट्स अंडरगोज डिस्पर्शन इन प्रिज्म वेयर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डन बाय कोलाइडल पार्टिकल। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा वीव गियर, ये आपको पता होगा। तो वीव गियर वर्ड को आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि वीव गियर में लिख देता हूँ, इसको हटा के देखिए वीव गियर क्या होता है, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, वी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ये आपको पता है ना, ये सर जी हमें पता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं यहाँ से यहाँ अगर इस साइड जाऊंगा ना तो जो हमारा वेवलेंथ यानी कि जो लैम्डा होता है वेवलेंथ वो हमारा इंक्रीज करेगा एंड फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया आपका कि जो आपका रेड है ना उसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि रेड लाइट से रेड लाइट का यूज क्यों किया जाता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है और जो वायलेट लाइट है उसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा कम होता है, शॉर्टेस्ट होता है। ये चीज को आपको अच्छे से क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्या समझ में आया? ये सर जी समझ में आ चुका है। सो प्यारे बच्चों ये था कंप्लीट चैप्टर वाइज एरर, जो कि मैंने जितना शॉर्ट हो सकता था मैंने उतना शॉर्ट में आपको बता दिया। आई होप इसके बाद आप लोग अपने फाइनल पेपर में गलती नहीं करेंगे। क्या कीजिएगा, डंडा पड़ेगा मेरी तरफ से अगर आप यहाँ से क्वेश्चन आया और अगर कोई बच्चा वीडियो देखने के बाद भी गलती करके आ रहा। नहीं प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है कि आप लोग ये गलती अपने साइंस वाले पेपर में ना करें। आई होप इट्स क्लियर, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सेल्फिश कभी नहीं बनना है। अगर आपके कारण किसी का हेल्प हो रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप लोग यूट्यूब में बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो
देखते होंगे, बहुत सारा वीडियो देखते होंगे कि लोग किसी की हेल्प कर रहा है तो क्यों, किसी देखने के लिए क्या नहीं, आप लोग उसको खुशी तो कीजिए। तो प्यारे बच्चों दूसरे को शेयर कीजिएगा तो उनकी भी हेल्प होगी। पॉजिटिव सोचना है, वो आपको दुआ ही देगा। तो प्यारे बच्चों ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और वहां से रीड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। एक दो वीडियो और आएगा कुछ टिप्स के ऊपर कि भाई कल आपको कैसे एग्जाम में फोड़ के आना है, तो डेफिनेटली उसका वेट कीजिएगा। और अगर आपने वन शॉट अभी तक हमारा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से वन शॉट वीडियो जाके देख लीजिएगा। सभी चैप्टर का मैंने बता दिया विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।